वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप मुझे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं कर रही हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ट्रैवलिंग। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हाय गाइस, तो अभी आप सोच रहे हैं कि मैम अभी ट्रैवलिंग हो रही थी सडनली यहाँ कैसे। तो गाइस मेरा एम तो यही था कि मैं डायरेक्ट काउंसलर से आपकी बात करा पाऊँ, जा करके शूट कर पाऊँ वहाँ पर जब मैं वहाँ पहुँची, वो दूसरा रीजनल सेंटर इस बार में गई थी, वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर कोई मेन वेबिनार चल रही थी। और उस वेबिनार में क्या था गाइस कि सर बहुत ज़्यादा बिजी थे और फिर मुझे उनसे सिर्फ नोट करा करके आपके आंसर का लेकर के आना पड़ा। और यही नहीं, मैंने ट्राई करा था कि मैं यहीं पर आपके डायरेक्टली आंसर दे पाऊँ, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। आप जाकर के ज़रा वो चेक कीजिए। नंबर दे दूंगा, वहाँ इलाहाबाद बात कर लीजिए। वो बीएड के वहीं से होगा ना काउंसलिंग, वही लोग बताएंगे। आप नंबर सेंड कर दो मेरे। अभी मैं लंच हुआ है, मैं अभी जाऊंगा तो फिर मैं इसी नंबर भेज दूंगा। एक काम करिए, जहाँ से आपको मेरा नंबर वहाँ मिला है वहीं पे शिक्षा विद्या शाखा वाला का नंबर होगा। वो स्विच ऑफ है, मैंने बहुत सारे नंबर ट्राई कर, मेरे पास पर्सनल। तो आपने सुना होगा गाइस, इतनी सारी फोन कॉल्स और इवन ईमेल्स करने के बाद भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री, ईमेल से हालांकि आंसर आए बट ईमेल से मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला था। उसके बाद मुझे वो ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी और अब फाइनली ही आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए मैं रेडी हूँ। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर देते हैं। अब डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सबसे पहले एडमिशन का और काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है और क्या क्या आपके डाउट्स रहे हैं, उन सब का आंसर्स हम लास्ट के वीडियो के देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इतने सारे एफर्ट्स आपके लिए करे गए हैं, आपने मेरा दिखाने का मोटिव यही था, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे मैंने ऑथेंटिक न्यूज़ लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे आप चलती हूँ। तो गाइस पहला मेरा ये था कि मैं आपको प्रोसेस क्लियर कर दूँ। मैं डाउट का भी आंसर करने वाली हूँ बट मैं पहले आपको सारे प्रोसेस क्लियर कर देती हूँ कि बीएड के अंदर आपको प्रोसेस रहने वाला क्या होता है। क्योंकि गाइस बीएड जो है यूपीआरटी से वो दो टाइप की यूपीआरटी बीएड कराती है, एक तो बीएड ओडीएल और दूसरा बीएड एससी। जो ओडीएल है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए रहती है, बट जो बीएड एससी है वो हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए मेनली रहती है, फिजिकली हैंडीकैप या फिर कोई और डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स जो रहते हैं। हालांकि पहले अब तक ये होता रहा था कि बीएड एससी के सीटों पे ओडीएल के स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता था अगर फीस बच जाती थी, बट अब फीस ही नहीं बचती है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो बीएड में एडमिशन लेना अगर आपको यूपीआरटी से, तो आपको पहले करना क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा बट मैं फिर भी स्टार्टिंग से लेकर चलती हूँ। सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। आपने ग्रेजुएशन में से आपके एक सब्जेक्ट पे कोई भी जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपके पास था तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं बीएड के लिए। और उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है और देन आपको काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाता है। तो अब जो प्रोसेस चल रहा है वो काउंसलिंग का प्रोसेस है। फर्स्ट मेरिट आ चुकी है और सेकंड मेरिट भी आएगी और अब ये आपका पूरा प्रोसेस रहा। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स की राउंड पर चल लेती हूँ। गाइड आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे तो उसमें से सब क्वेश्चन के आंसर लाना तो पॉसिबल नहीं था। मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन उठाए हैं और उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूँगी। इसलिए कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन पूछेगा, मैं तो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ कि मैम ये पीजीटी में ये बीएड वैलिड होगी या नहीं होगी। गाइस इसका आंसर मैंने पहले भी आपको दिया था और काउंसलर से भी मैंने आपको पूछ कर बताया था। तो गाइस हाँ, ये जो बीएड होगी आपकी यूपीआरटी से, पीजीटी दोनों में वैलिड होती है और बाकी काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैम सेकेंड मेरिट लिस्ट अब आएगी क्या नहीं आएगी। तो गाइस सेकेंड मेरिट लिस्ट आनी है, अब सीट बचेंगी तो उसके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगी और वो जो डेट यूनिवर्सिटी ने मेंशन करी है, काउंसलर सर ने मुझे बताया 12 अक्टूबर को आपकी बाकी रिमेनिंग सीट्स के लिए मेरिट आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का कि मैम मैंने बीएड 2018 करी है और अब मुझे बीएड में एडमिशन लेना है, काउंसलिंग लेटर भी आ गया है बट मेरे पास मार्कशीट नहीं है बीएड की। तो काफ़ी सारी और स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मार्कशीट नहीं है हमारे पास, हमने जो भी कोर्स करा है उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। काउंसलिंग लेटर आ गया है, अब हमें एडमिशन तो लेना ही है। तो गाइस उसका प्रोसेस ये है कि आपको ऑनलाइन मार्कशीट जो है आपकी उसको एक फोटो स्टेट निकलवानी है, आपको एक फोटो स्टेट निकलवाइए और आप वो लेकर के जाइए। स्टिल अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन आपका रिजल्ट भी नहीं निकला है, तो आपको करना क्या है, आपको एक एफिडेविट बनवाना है और उसमें आपको लिखवाना है कि यह मैं अपना नेम मेंशन करके कि अगर मैं अपनी 6 मंथ के अंदर ये अपनी मार्कशीट शो नहीं कर पाता हूँ तो मेरा एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। फाफामाउ यूनिवर्सिटी के लिए आपको ये एफिडेविट बनवाना होगा और उसके बाद आप इसे काउंसलिंग प्रोसेस में लेकर के
जाइए, वहाँ पर आपको ज़रूर ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैम हमने एंट्रेंस जो दिया है वो रेगुलर स्टूडेंट्स एज ए रेगुलर स्टूडेंट के लिए दिया, ओडीएल मोड के लिए दिया है, बट हम एससी की सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, टीचर हैं हम और अब उसको चेंज करवाना है। तो गाइस क्या वो चेंज हो जाएगा? पहले क्योंकि मुझे पता था हो जाता था, बट इस बार ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं कहा है यूपीआरटीओ ने कि आप उसे चेंज करा सकते हैं, तो इसका आंसर नो होगा, आप इसे चेंज नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैम इस यूनिवर्सिटी में रिजल्ट कैसा बनता है, क्या स्कॉलरशिप आती है? तो स्कॉलरशिप गाइस नहीं आती है। और बात करूँ रिजल्ट की, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर मैं वो शेयर करूँगी। मैंने जब बीएससी करी, एमएससी करी और एक सर्टिफिकेट कोर्स करा, तो उसमें क्या पता लगा मुझे कि मेरी जो मैंने अपना 100% दिया, उसके बावजूद मेरे जो मार्क्स थे वो 70 to 75% के बीच में लाई करे। उसके बाद जब मैंने ये चीज़ काउंसलर से पूछी ऐसा क्यों 80 या 90 क्यों नहीं पहुँचे, तो उन्होंने मुझसे कहा ऐसा नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स के इसी बीच में लाई करते हैं और ये काफ़ी अच्छी स्कोर माना गया है आपका यूपीआरटीओ से। और 75% से अगर आप आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, तो उसकी कॉपीज़ चेकिंग के रीचेकिंग के लिए बुला दी जाती हैं। दैट्स वाई यूनिवर्सिटी आपको 75% तक ही देती है मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैम रजिस्ट्रेशन कॉपी जो थी हमारे एंट्रेंस एग्जाम की वो हमने माहू नहीं भेजी बाय पोस्ट, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? गाइस भेजनी तो चाहिए थी, बट अब स्टिल आपने नहीं भेजी है तो उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अब जब आप काउंसिल में जाएंगे तो उस रजिस्ट्रेशन कॉपी को आप लेकर के ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि मैम हमारी जो फीस सबमिट होनी है वो डीडी के थ्रू हम कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, या कैश में कर सकते हैं? तो देखिए यूनिवर्सिटी ने तो आपको दोनों मोड से फैसिलिटी दी है, आप डिमांड ड्राफ्ट से करिए या फिर आप कैश में पेमेंट करिए। बट मेरा जो आपको पर्सनल सजेशन रहेगा गाइस वो यही रहेगा कि आप डीडी बनवा करके लेकर जाइए। अदरवाइज अगर आप कैश में करते हैं तो आपका टाइम का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको कुछ और प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ सकता है। तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा आप डीडी ज़रूर बनवा लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि मैम डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया, एफिडेविट बनवा लिया, उसमें विद अधिकारी की जगह फाइनेंस ऑफिसर लिख करके आ गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस? विद अधिकारी को इंग्लिश में फाइनेंस ऑफिसर ही कहते हैं, तो इंग्लिश में अगर वो ट्रांसलेट हो गया दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उससे कोई इश्यू नहीं आने वाला है। नेक्स्ट है कि मैम हमने जो एनओसी है वो अलग फॉर्मेट में दे दी है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो गाइस मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ, एनओसी कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, यूपीआरटीओ ने ऐसा कोई मेंशन नहीं कर रखा है। स्टिल आपने बनवा ली है तो उसके फॉर्मेट से अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी। कि और 6 पेज के प्रिंट, बहुत सारे पेजेस है उसमें, 6 पेज दिए हुए लगभग, तो काउंसिलिंग लेटर में, तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ों का प्रिंट लेना है, जिस भी चीज़ को आप बिलोंग करते हैं, अगर आपने EWS कैटेगरी से फिल करा है तो वो वाला आपको सर्टिफिकेट प्रिंट कराना होगा। और कास्ट और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स का तो आपको बता ही दिया है, तो इसके लिए मैं आपको ये वाली आप आगे देखिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो गाइज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये यूपीआरटीओ के द्वारा ही निकाली गई नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप चेक कीजिए, यहाँ पर बीएड में वही अहल होंगे, यानी कि बीएड वही कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई भी 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करी हो, और एक विषय जो आपका रहा हो ना, वो जो यहाँ पर मेंशन करे गए हैं सब्जेक्ट, उनमें से आप पे ये इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट रहना चाहिए, देन आप इस बीएड को करने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है, आपको जो आपकी ग्रेजुएशन है उसकी सारी चीज़ें आपकी काउंसलिंग डेट तक पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी बैक लगी हुई हो और स्टिल आप बीएड करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इसमें मेन दिया गया है कि आपकी जो धनराशि है, मतलब आपकी जो पेमेंट है वो किस तरीके से होनी है। आपकी काउंसलिंग शुल्क की धनराशि 200 रुपये है सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए, और 100 रुपये है SC और ST के लिए। कार्यक्रम शुल्क की जो धनराशि है वो 16,000 रुपये है, 16,000 है, और ये आपको ये नगद दे सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट जो कि आपको वित्त अधिकारी के नाम से बनवाना है यूपीआरटीओ के लिए, प्रयागराज के नाम में देहो साथ लाना आवश्यक है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये क्वेश्चन था कि मैम हम बैंक ड्राफ्ट ना बनवाएं, हम क्या सिर्फ मनी ऐसे ही ले जा सकते हैं, थ्रू कैश कर सकते हैं क्या? तो गाइज देखिए, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी ये चीज़, आप ना अगर हो सके तो आप डीडी ज़रूर बनवाइएगा, और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपकी टाइम की सेविंग होगी। एंड मैंने जो पता करा है, मेरे को पता लगा है कि वहाँ पर जब आप कैश के थ्रू अपनी मनी सबमिट करते हैं, अपनी पेमेंट करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, आपके टाइम कंजप्शन ज़्यादा लगता है, आपको रिसिप्ट मिलने में भी टाइम लग जाता है, और उसमें और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो बेनिफिट आपका यही रहेगा कि अभी से आप बैंक ड्राफ्ट अपना प्रिपेयर करवा लें, मेरी ये सजेशन आपके लिए रहेगी, वरना दोनों ही मोड आपके लिए अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी की साइड से। नेक्स्ट अब आपके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। वैसे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वीडियो मैंने डाली हुई है, स्टिल यहाँ पर जो लिखे हुए मैं आपका एक बार क्लैरिफाई करा देती हूँ फिर
से अब चेक कर लीजिएगा आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। आपको चाहिए बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 का प्रवेश पत्र, नेक्स्ट प्रवेश काउंसलिंग का यह पत्र, पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम फोटो, आप 2 to 4 रख लीजिएगा, नीड पड़ती है उसकी। नेक्स्ट बात करें वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र में आपको मूल जाति प्रमाण पत्र और उसकी छाया प्रति यानी कि उसकी फोटो स्टेट चाहिए। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में नए आने का प्रमाण पत्र प्रवेश परामर्श की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट है ना वो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मुख्य चिकित्सा अधिकारी मूल विकलांगता प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति यानी कि उसकी फोटो स्टेट आप ले जानी है। नेक्स्ट अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो आपको क्या करना है, उसका भी सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करी गई है प्रतिरक्षा श्रेणी यानी कि डिफेंस कोटे के हिसाब से आपका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसकी फोटो स्टेट होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को सक्षम अधिकारी द्वारा मूल प्रमाण पत्र ले जाना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र। यहाँ पर गाइज एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ, यहाँ लिखा नहीं है कि आपको डोमिसाइल के लिए शायद नहीं मेंशन है, पर मैं आपको बता दूँ आप अपना डोमिसाइल भी लेकर के जाइएगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी फोटो स्टेट भी आप लेके जाइए, मतलब फोटो स्टेट आपको लेके जानी चाहिए, वो नीड पड़ जाती है कभी कभी, तो आप उसको ज़रूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की बात करें तो आपकी जो कि मैंने डॉक्यूमेंट्स बता ही देती है, हाई स्कूल की मार्कशीट जो होगी और उसकी फोटो स्टेट, हाई स्कूल का परीक्षा का मूल अंक पत्र व उसकी छाया प्रति, मतलब आपको उसको सी फोटो स्टेट ले जानी है। इंटरमीडिएट की आपकी मार्कशीट और उसकी फोटो स्टेट, स्नातक यानी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पीजी की अगर आपने अप्लाई करा है पीजी से। नेक्स्ट एनसीटी से मान्य प्राप्त परंपरागत फेस टू फेस मोड का अध्यापक परीक्षण कार्यक्रम का मूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र एवं उसकी प्रमाणित छाया प्रति। अब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए आ रहे थे कि मैम हमारे पास ये नहीं है तो क्या होगा, तो देखिए गाइस उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं कि आप 6 मंथ के अंदर उसे शो कर देंगे, तो आपका यहाँ पर शायद वो आपको रिलैक्सेशन दे दें। नेक्स्ट तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई है, चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद रखती हूँ अब आपका डॉक्यूमेंट्स का इश्यू क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं कि मैम जो बीएड एससी है उसमें टीचर्स के लिए जो एफिडेविट बनना है उसका कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, तो क्या वो कंपलसरी नहीं है? गाइस देखिए यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा, मैंने काउंसलर से बात करी तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है, बट आप क्या करिए कि वो जो ओडीएल वाला है ना, जो नॉर्मली सबके लिए एफिडेविट बनवाना है, उसका जो फॉर्मेट यूनिवर्सिटी ने दिया है आप उसी फॉर्मेट में अपना एफिडेविट बनवा लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आती है तो आप वहाँ सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैम इसमें क्लास लेना ज़रूरी है क्या? तो गाइस क्लास जो होती है आपकी सैटरडे होती है मेनली, तो ये मैंडेटरी नहीं है और अभी क्लास के लिए कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफाई नहीं करा है, और ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं उसके लिए भी आपको जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगी। सो गाइज मैंने उम्मीद रखी कि यहाँ पर आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए, और अगर डाउट्स क्लियर हुए हैं, आपको लगा है आपके लिए एफर्ट करा गया है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए मैं नए नए कॉन्सेप्ट्स पर यूपीआरटी से रिलेटेड वीडियो लाती रहूँगी। सो ये वीडियो अच्छी लगी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।